अच्छा चलो सबसे पहले तो वेलकम। एंड अब बात करेंगे हमारे सेकंड लेक्चर की। दिस इज द लेक्चर अबाउट द अर्थ का लेयर कि भाई क्या क्या इसके अंदर कितने डिस्टेंस कितने डिस्टेंस पे अपने को कौन सी लेयर देखने को मिलती है, व्हाट आर द कंटेंट और व्हाट आर द मटेरियल्स जिससे वो लेयर बिल्कुल बनी है बेसिकली। राइट, तो अर्थ का लेयर अगर हम बात करें तो वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट सोर्सेज से पता चलता ही है, जैसे कि हमने पहले देखा एक्सोथर्मल एंड आपका एंडोथर्मिक फोर्सेस। राइट, ऑलराइट। तो बहुत सारी कॉन्सेंट्रेटिक लेयर्स हैं जिसके अंदर ये बना है, जैसे कि आपका क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। अर्थ का क्रस्ट, मेंटल एंड कोर आप इस तरीके देख सकते हैं। ये आपका आउटर कोर है, ये आपका इनर कोर है, ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी। ये आपका सरफेस है, उसके अंदर बहुत सारी लेयर्स है, जैसे कि आपके एस्ट्रोनोस्फेयर है। राइट, ये सब चीजें हैं, क्रस्ट है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, तो ये सब चीजें। अब बात करते हैं इसके अंदर की। तो सबसे पहले क्रस्ट जो है अर्थ की, ये सबसे पहली लेयर आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थ की सबसे पहली लेयर है आपके, अगर हम बाहर से अंदर की तरफ जाएं तो क्रस्ट की आउटर है, ये सबसे थिन लेयर भी है। 30 से 50 किलोमीटर की आपको देखने को मिलेगी। थिनर अगर हम बात करें, जो ओशियन क्रस्ट होती है ना, वो थिनर होती है देन आपके बात करें कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से। ठीक है, इतना आप याद रखना है, बहुत जरूरी है, एक फैक्ट है आपका कि भाई 5 से 30 किलोमीटर की थिक तो आपको ओशियनिक क्रस्ट मिल जाएगी, एंड बाकी आपको कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मिलेगी 50 से 70 किलोमीटर तक की। ठीक है, इवन 100 किलोमीटर तक की भी आपको देखने को मिलेगी व्हेन इट कम्स टू द, जो हम बात करते हैं माउंटेनियस रीजन, स्पेशली हिमालयस। एंड बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ आपको, 0.5 to 1% ऑफ द अर्थ का टोटल वॉल्यूम, जितना अर्थ के टोटल वॉल्यूम है मटेरियल्स मैंने, उसमें सिर्फ 1% का योगदान किसका रहता है? क्रस्ट का है। अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं हमारी सारी लेयर्स कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अर्थ का कोर है, जिसको बड़ा करके बताया गया है, वेरी बेसिक, वेरी प्रीटी बेसिक। राइट, बात करते हैं क्रस्ट। तो क्रस्ट की अगर हम बात करें तो 0 से लेकर के 100 किलोमीटर तक की। ठीक है, अब देखिए यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से ओशियन का जो क्रस्ट है वो ज्यादा पतला है व्हेन इट कम्स टू दी आपके माउंटेन वाला रीजन। सिंपल है ना, ये माउंटेन वाला रीजन है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं उसके जस्ट बाद वाला रीजन, ये आता है आपका ये लिथोस्फेयर वाला पार्ट है। लिथोस्फेयर किससे बनकर बनता है? आपका जो क्रस्ट है और अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बस याद रखना आप, क्योंकि सेकंड लेयर आपकी मेंटली होती है। राइट, ये वाला मेंटल नहीं है, दूसरा वाला मेंटल है। ओके, ओके। तो क्रस्ट के बाद मेंटल आता है, लेकिन मेंटल और क्रस्ट के बीच में एक लेयर और है, ये जो आपको इस कलर में देखने को मिल रही है, ये है आपके एस्थेनोस्फेयर, जिसको हम बात करते हैं एस्थेनोस्फेयर। दिस इज द सेमी मोल्टन लेयर है ये, जहां से जितने भी ज्वालामुखी वगैरह वोल्केनो से निकलते हैं। ये आपका मेंटल तो है ही, सही आपको बताया मैंने, ये मेंटल है। तो मेंटल आपको यहाँ से देखने को मिलती है। एंड फिर आपके आउटर कोर आता है, फिर आपके आता है आउटर कोर, जो कि आपके 2900 से लेकर के 5100 तक रहती है, और ये 100 किलोमीटर से 2900 तक ही रहती है, लगभग 2700 2800 किलोमीटर का मेंटल है आपका। राइट, और मेंटल आपके सॉलिड रहता है। और आपका आउटर कोर क्या है? लिक्विड है, मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी आपको लास्ट लेसन में। और ये इनर कोर है, ये आपके लगभग 5100 किलोमीटर के बाद स्टार्ट होता है, और ये सॉलिड स्टेट में है, ये लगभग 6378 किलोमीटर तक। ठीक है, उसके बाद का स्केल नहीं कर सकते। यहाँ पर हम बात करते हैं तो कि भाई कौन कौन सी, यहाँ पर हम देखते हैं कि अर्थ का ना किस तरीके से चीजें चलती है। तो जैसे कि आइलैंड आर्क प्लेट सबडक्शन है ना, उसके अलावा प्लेट का डाइवर्जेंस हो गया, हॉटस्पॉट वोल्केनिज्म, कॉन्टिनेंटल प्लेट सबडक्शन। अगर एक बर्ड्स आई व्यू यहाँ पर हम देखें, तो किस तरीके से ना यहाँ पे चीजें चल रही है ऑन द सरफेस और कोर, और जो सॉरी जो मेंटल है उस पर। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जैसे वोल्केनिज्म है, तो वोल्केनिज्म में आपके वोल्केनो किस तरीके से काम करते हैं, एस्टेनोस्फेयर से कैसे यहाँ पर लेकर के आ रहे हैं, क्या आपका जो लावा है अंदर, तो मेंटल जब मैग्मा बोलते हैं, जब सरफेस पे आता है तब उसको लावा बोल देते हैं। प्लेट डाइवर्जेंस, भाई एक प्लेट इस डायरेक्शन में जा रही है अपोजिट डायरेक्शन में, एक अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, इसको हम क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंस बोलते हैं। ठीक है, बेसाल्टिक में एक्सट्रूसिव है, अगर हम बात करें और इंट्रूसिव भी देखने को मिलती है। अगर ये ओशन के अंदर हो रही है तो उसको मिड ओशनिक रिज बोलेंगे। ठीक है, तो और इससे ना सी फ्लोर का स्प्रेड भी होता है, ये वाला आप याद रखना, जैसे पैसिफिक है, अटलांटिक है, और आपका इंडियन ओशन है, ये साल दर साल क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है ये। राइट, 6 सेंटीमीटर, और इस तरीके से हम बात करते हैं। तो हॉटस्पॉट वोल्केनिज्म की अगर हम बात करें, आपको हॉटस्पॉट वोल्केनो देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर भी आपको ये सब देखने को मिलेगी। और कॉन्टिनेंटल मार्जिन वोल्केनो, जो कॉन्टिनेंट और इसके अगर हम बात करें ओशन की ट्राई जंक्शन पे होता है, जंक्शन पे होता है, तो इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। अगर आप देखें तो यहाँ से निकलता है, एटमोस्फेयर है, इधर से लिथोस्फेयर है, ये निकल करके आपके कहाँ पर जाता है? टू द सरफेस। ठीक है, ये मेंटल है, आपको देखने को मिलेगा। आप थोड़ा सा ना कमर सीधी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम आपको पूछ रहे हैं, हम यूपीएससी का पीवाईक्यू मोहरिक
डिसकंटिन्यूटी, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा भाई कुछ तीन तरह की ना चार तरीके की, यहाँ पर जब हम बात करते हैं डिसकंटिन्यूटीज है, यानी कि कोर से जब आप मेंटल और मेंटल से क्रस्ट की तरफ जाओगे ना, तो उसके बीच में कुछ डाइवर्जेंस आता है, थोड़ा सा ना लैग आता है, तो वो क्या है, डिसकंटिन्यूटी है वो। तो वो कौन कौन सी है और वहाँ पर क्या इम्पैक्ट होता है, क्या क्या चीजें होती है, क्या सिचुएशन बनती है, वो हम यहाँ पे देख रहे हैं।
तो सबसे पहली डिसकंटिन्यूटी इसके अंदर आती है मोहोवोरिक डिसकंटिन्यूटी, इसको मोहो कंटिन्यू डिसकंटिन्यू बोलते हैं। ये बाउंड्री बनाती है क्रस्ट जो कि अपर मोस्ट लेयर है और एस्थेनोस्फेयर के बीच में। याद रखना भी, फिगर के साथ बताऊंगा मैं आपको ये। तो एस्थेनोस्फेयर मेंटल का पार्ट है, यानी कि क्रस्ट और मेंटल के बीच में पार्ट बनाती है, राइट। उसकी बाउंड्री बनाती है। तो जो आउटर कवरिंग ऑफ द क्रस्ट है इज ऑफ अ सेडिमेंट्री मटेरियल, जैसे कि ग्रेनाइट रॉक्स वगैरह हो गए, एंड उसके नीचे क्रिस्टलाइन, इग्नियस, ये सारे रॉक्स आपको देखने को मिलेंगे, राइट। मेटामॉर्फिक रॉक्स, जैसे कि आप वो एसिडिक नेचर के होते हैं आपके, राइट। एंड द लोअर लेयर, जो क्रस्ट की लोअर लेयर है, उसके अंदर बेसाल्टिक और अल्ट्रा बेसिक रॉक्स होते हैं, जो कि बेसाल्ट से मिलकर के बना है, जो कि अल्टीमेटली अगर हम बात करें तो किससे मिलकर के बना है, आपका लावा से, मैग्मा से। ठीक है, तो ये बताता है आपको कि भाई कुछ ना कुछ तो ऐसा है धरती के अंदर, क्रस्ट के नीचे और मेंटल के ऊपर, जो इसको लेकर के आता है। और वो कंटिन्यूअसली क्या करता है, वो बेसाल्टिक लेयर क्रिएट करता है, रॉक्स बनाता है वो बेसाल्टिक वाले। तो जो कॉन्टिनेंट होता है, जब हम बात करते हैं, तो कॉन्टिनेंटल सरफेस है, क्रस्ट है, और एक आपके ओशनिक है। ओशनिक वाली पतली है, कॉन्टिनेंट वाली थोड़ी सी थिक है। तो अगर हम बात करें कॉन्टिनेंट वाली जो लेयर्स होती है, सॉरी, वो बनी है आपके सियाल से, सिलिका एंड एल्यूमिनियम, जिसको सियाल बोलते हैं। जो जबकि आपके ओशियन वाली जो है, वो हैवियर सिलिकेट से बनी, जिसकी आपका सिलिका प्लस आपका मैग्नीशियम। ठीक है, उसको हम साइमा बोलते हैं। इतना आप याद रखेंगे कि कॉन्टिनेंट तो आपका सियाल है और ओशियन आपका साइमा है, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, इतना ही फर्क है, राइट। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें, सबसे पहले क्रस्ट की बात कर ली, मेंटल की बात करते हैं। तो ये आपके मोहो डिस्कंटिन्यूटी से लेकर के 2900 किलोमीटर तक जाती है टू द आउटर कोर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बेसिकली अपर मोस्ट पार्ट जो है मेंटल का, और क्रस्ट का, इसको लिथोस्फेयर बोलते हैं। 10 से 200 किलोमीटर जाता है। फिर जो लोअर मेंटल होता है, वो आपके स्टेनोस्फेयर के बाद स्टार्ट होता है, सॉलिड स्टेट में होता है ये। ठीक है, इसकी डेंसिटी 29 पॉइंट से लेकर के 3.33 तक रहती है। एंड लोअर पार्ट्स का थोड़ा ज्यादा डेंस रहता है। मैंने बताया था आपको, प्रेशर जैसे बढ़ता जाएगा, डेंसिटी भी बढ़ती जाएगी और डेप्थ भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, सॉलिड रॉक्स एंड मैग्मा से बनता है, और 83% ऑफ द अर्थ का वॉल्यूम लेकर के आता है। तो मेंटल हैज द लार्जेस्ट वॉल्यूम, एंड द स्मॉलेस्ट वॉल्यूम किसके पास है, क्रस्ट के पास, 1%। ठीक है, तो ये पार्टली सिमेटिक है, while अदर इनर इज कंपोज्ड ऑफ wholly सिमेटिक अल्ट्रा बेसिक रॉक्स। अर्थ का अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आता है आपका एस्थेनोस्फीयर। ये अपर मोस्ट पार्ट है मेंटल का, जिसको एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं। एस्थेनो का मतलब होता है वीक, क्योंकि ये कंटिन्यूअसली पिघलती रहती है, फिर वापस आती रहती है, फिर पिघलती रहती है, तो इस तरीके से, राइट। तो यही वो ज्वालामुखी जहां से निकलते हैं वोल्केनोस, और 400 किलोमीटर तक आपका ये मेन सोर्स ऑफ मैग्मा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अर्थ के नेक्स्ट लेयर की, विच इज अ कोर। ये 2900 से लेकर के आपके 6400 किलोमीटर तक है। ये 16% जितना अर्थ का अगर हम बात करें, तो ये वॉल्यूम कोर रखता है। और द हैवीएस्ट मटेरियल जो जिसके अंदर हमको देखने को मिलता है वो यही। ठीक है, ओके। तो हम बात करते हैं इसके अंदर क्या क्या होता है। इसके अंदर निकिल एंड आयरन है, निफ्फे लेयर है ये। तो मैंने बताया था आपको, कॉन्टिनेंटल शेप में तो सियाल होता है, और जब हम बात करते हैं ओशियनिक लेयर और ओशियनिक लिथोस्फीयर है, ओशियनिक बात करें लेयर की, तो इट्स बेसिकली सिलिकॉन, सिलिका एंड मैग्नीशियम। ठीक है, सिलिका एंड एल्यूमिनियम तो सियाल है और सीमा ही है। ओके, बहुत देर की, बहुत बार बता दिया, बार बार याद हो जाना चाहिए आप। कोर में आपका निकल और आयरन है, विच इज अगर हम बात करें, आउटर कोर तो लिक्विड है और इनर कोर आपके सॉलिड है। जोन ऑफ मिक्स्ड हैवियर, जो हम बात करते हैं, सिलिका सेपरेट्स द कोर फ्रॉम द आउटर लेयर्स। अगर हम बात करें अर्थ का लेयर, सीस्मिक डिसकंटिन्यूटीज की अगर हम बात करें, तो हम बात कर चुके हैं मोहवरिक डिसकंटिन्यूटी की ऑलरेडी, राइट। सॉफ्ट एस्थेनोस्फीयर, इट्स अ पार्ट ऑफ अ मेंटल। ये अगर हम बात करें 35 किलोमीटर तक का ये है। और गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटीज के बाद आता है आपका, विच इज लाइव इन द मेंटल एंड द आउटर कोर। तो ये दोनों तो बहुत ही जरूरी आपको याद रखनी है। जैसे कि हम बात करते हैं, पहले आगे आपका मोवरिक, और दूसरा आपका आपका गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, जो कि मेंटल और कोर है, और ये आपका क्रस्ट एंड मेंटल है। अब थोड़ा सा ना अर्थ का केमिकल कंपोजिशन भी देख लेते हैं कि कौन कौन से केमिकल्स मिनरल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सबसे पहले और सबसे ज्यादा मात्रा में जो आपको देखने को मिला, विच इज ऑलमोस्ट 35% आयरन है। दूसरा आता है आपका 29% के आसपास ऑक्सीजन है। फिर आपका आता है सिलिकॉन, 15% के आसपास है। मैग्नीशियम, ये आपका 12% से 13 के आसपास है। निकल आता है, देन सल्फर, एंड देन टाइटेनियम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि वेट किस कौन कौन से हैं, मतलब वेट के अनुसार अगर हम देखें सबसे ज्यादा क्या है, तो सबसे पहले आता है आपका ऑक्सीजन। ठीक है, सबसे पहले ऑक्सीजन है, इसको याद करना एज इट इज। ये एनसीईआरटी से उठाया सीधा, एज इट इज एनसीईआरटी का ही है। फिर आपका सिलिकॉन है, फिर आपका एल्यूमिनियम, देन आयरन, क्वांटिटी वाइज तो यही है। एंड वेट वाइज अगर हम देखें तो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है, फिर कैल्शियम,
देन सोडियम, देन पोटेशियम, देन मैग्नीशियम एंड देन दी अदर्स। ठीक है, तो ध्यान देना, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। ये तो याद रखना है आपको। ऑक्सीजन, सिलिकॉन सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर एल्यूमिनियम और आयरन आता है, फिर आपका कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। सिंपल। आगे बढ़े, अर्थ के मूवमेंट के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर आप बाय वेट भी देख सकते हैं कि भाई बाय वेट अगर हम बात करें तो किस तरीके से यहाँ पर सबसे ज्यादा है, इस बार चार्ट में आप देख सकते हैं। ऑलराइट, तो अब हम इसके अंदर देखते हैं कि भाई किस तरीके से ना इस पे अर्थ में मूवमेंट्स होते हैं। जैसे कि दो फोर्सेस होती है, मैं आपको बताता हूँ, एंडोजेनिक और दूसरा एक्सोजेनिक। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं ऊपर। अब जैसे एंडोजेनिक में एक आएगा आपका डायस्ट्रोफिज्म, और एक होता है जो सडन मूवमेंट्स होते हैं, राइट। अब जैसे कि डायस्ट्रोफिज्म मतलब क्या होता है, अरे यार बहुत ही सिंपल है, जैसे कॉन्टिनेंट का फॉर्मिंग हुआ, है ना। उसके अलावा माउंटेन बिल्डिंग हुई, माउंटेन बिल्डिंग को क्या बोलते हैं, ओरोजेनिक। ठीक है, तो जैसे कॉन्टिनेंट फॉर्मिंग किस तरीके से होता है, जैसे हमको पता है कि हमारा कॉन्टिनेंट, जो बात करते हैं पेंजिया हुआ करता था, है ना, गोंडवाना लैंड था, किस तरीके से वो टूटा, फिर आज हमारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो इस परिस्थिति में आज आए हैं, वो पहले थे नहीं ऐसे, है ना, लाखों साल करोड़ों साल पहले। तो अब ना इसमें कॉन्टिनेंट फॉर्मेशन में अगर हम बात करें, इसको बोलते हैं एपिरियोजेनिक। इसमें अपवर्ड मूवमेंट भी होता है और डाउनवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट भी होता है। अभी हम सिर्फ मूवमेंट्स पढ़ रहे हैं, है ना, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे आने आने वाले समय में। सडन मूवमेंट होता है, जैसे अर्थक्वेक आ गया आपके, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में, जाकर देखो। वोल्केनोज आ गए, हो गए आपके, ठीक है। एक्सोजेनिक फोर्स, अच्छा ये इनसाइड वाला मैटर है ये। क्या बात करते हैं, जब मुझे अर्थ के इनसाइड, इनर एरिया से लगने वाला मूवमेंट है, फोर्स है ये। बट एक्सोजेनिक जो है वो आउटर आउटर शेल का काम करती है, आउटर मतलब बाहरी तौर पर किस तरीके से फोर्स लगता है उस पर। वेदरिंग और इरोजन, जैसे वेदरिंग में आ गया आपका फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल वेदरिंग, है ना, इसको और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इरोजन में आ जाएगा आपका आइस, रिवर वाटर, सी, विंड और वाटर। तो इस तरीके से ये फोर्सेस है, ये फैक्टर्स हैं जो आपके मूवमेंट्स को बढ़ाती है या फिर करवाती है। ठीक है ना। अब जैसे अपलिफ्ट है, अभी यहाँ पर मैंने आपको बताया ऊपर कि भाई एपिरोजेनिक की वजह से ना क्या होता है कि कॉन्टिनेंट में बढ़ाना, और ये अपलिफ्टमेंट होता है, डाउनवर्ड होता है। जैसे अपलिफ्टमेंट में आ जाएगा, जैसे रेज बीचेस हो गए इस तरीके से, एलिवेटेड वेव कट टेरेसेस बन चुकी है, राइट, सी केव्स बन चुकी हैं इस तरीके से, और आपके फॉसिलेरियस बेड्स बन चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से होता है ये एग्जाम्पल्स हैं कि भाई किस तरीके से होता है कि यहाँ पर ना अर्थ में सालों सालों सालों, हजारों सैकड़ों सालों में ये सब चीजें बनती है। तो ये भाई एंडोजेनिक फोर्स की वजह से तो बनती है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कोरिंगनियर गोदावरी रिवर इंडिया में अगर हम बात करें तो उसमें। बस तो दूसरा आता है आपका सब्सिडेंस। सब्सिडेंस का मतलब क्या होता है, दबजान, ऐसे ही होता है। तो सबमर्ज फॉरेस्ट एंड वैलीज एज वेल एज बिल्डिंग आर द एविडेंसेस ऑफ सब्सिस्टेंस। ठीक है, तो सबमर्ज फॉरेस्ट हो गए, वैलीज हो गए, ये एग्जाम्पल है इसके। तो रण ऑफ कच्छ की अगर हम बात करें, वो भी पार्ट है, वो सबमर्ज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ अर्थक्वेक। सिंपल है, वो तो चला ही गया होगा। अब जैसे पीट हो गया, लिग्नाइट हो गया, ये सब क्या है, ये सब ना कोल के ग्रेड्स हैं, ग्रेड्स। पीट सबसे लोएस्ट ग्रेड का होता है, लिग्नाइट उससे ऊपर होता है, फिर बिटुमिनस, फिर एंथ्रासाइट होता है ना। बेसिक है तो पढ़ चुके हैं हम सुंदरबंस में, तिरुवन्नाल वैली में। तो ये एग्जांपल्स है सबसिस्टेंस, दबाव। जब फोर्स लगता है ना, जब दबाव पड़ता है किसी पे, किसी चीज को दबाओगे ना इस तरीके से, तो इस तरीके से घूम जाएंगी, उड़ जाएंगी। देखो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, अब इसको हम पता लगाते हैं, देखिए। तो जैसे आपका, या सॉरी, या तो जैसे हम इसकी हम बात करते हैं, अब ओरोजेनिक और माउंटेन फॉर्मिंग की जब हम बात करते हैं, तो उसमें आपका आएगा सबसे पहले, जैसे कि माउंटेन है वो किस तरीके से बनते हैं, वो आपको वर्टिकली बनते हैं, राइट, हॉरिजॉन्टली स्प्रेड होते हैं, है ना। तो उसी तरीके से तो टेंशन्स होती हैं यहाँ पर भी, जैसे जो फिशर्स क्रिएट करती है, प्रोड्यूस करती है, कंप्रेशन होते हैं जो फोल्ड्स क्रिएशन करते हैं, फोल्ड्स होते हैं फोल्ड माउंटेन बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये अगर कोई माउंटेन है, इस पर आप फोर्स डालो तो इस तरीके से बन जाता है वो, सिंक्लाइन हो जाता है, ये एंटी सिंक्लाइन हो जाता है, फिर सिंक्लाइन हो जाता है, फिर एंटी सिंक्लाइन, तो इस तरीके से होता है। सडन मूवमेंट ऑफ फर्स्ट पार्ट में पढ़ ही चुके हैं, अर्थक्वेक किस तरीके से होता है और क्या क्या चीजें इसके अंदर इम्पैक्ट। वोल्केनोज देख लीजिए, वोल्केनोज में जैसे कि आपके, अगर हम बात करते हैं मूवमेंट ऑफ मोल्टन रॉक, जैसे मैग्मा है ना, वो कहाँ से आते हैं, अर्थ की लेयर है, जब हम बात करते हैं एस्टेनोस्फेयर, एस्टेनोस्फेयर, ठीक है, वहां से ये अर्थ का मैग्मा निकलता है, अर्थ से। और ये बेसिकली वोल्केनो का काम करता है। वोल्केनो इज फॉर्म व्हेन द मोल्टन मैग्मा, सिंपल है तो हमको पता है, ये क्रस्ट से निकलता ही है। उसके साथ साथ और क्या निकलता है, स्टीम, गैसेस। गैसेस में हाइड्रोजन सल्फाइड है, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब चीजें निकलती हैं किसके साथ। इसके अलावा वाटर वेपर्स निकलते हैं, केमिकल्स निकलते हैं काफी सारे। पायरोक्लास्टिक का मतलब क्या है, ये बेसिकली रॉक फ्रैगमेंट्स को ही बताता है।
और एश इरप्ट जो वोल्केनो से निकलती है, इसको पायरोक्लास्टिक बोलते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ हमने बात करी है यहाँ पर अर्थ के मूवमेंट्स की, जिसमें एक्सोजेनेटिक फोर्स आते हैं, इसको एक्सोजेनिक फोर्स बोलते हैं। अब जैसे कोई फोर्सेज एक्टिंग एज अ फेसेस ऑफ द अर्थ मटेरियल, जैसे शीयर स्ट्रेसेस है, जो इसका मतलब होता है ये कोई पावर है जो सेपरेट करती है, सेपरेटिंग पावर्स है, ठीक है। मॉलिक्यूलर स्ट्रेसेस हैं, जैसे जैसे आपके हम बात करेंगे अभी टेम्परेचर बदल जाने की वजह से, एक्सेसिव वाटर आ जाने की वजह से, उसको वेदरिंग बोलते हैं, ठीक है। एक होता है आपका, अभी हम देखते हैं इसको, या देखिए मैंने कहा ना ऊपर, टेम्परेचर हो गया, पानी एक्सेस आ गया, प्रेसिपिटेशन, तो वो सब है। तो दूसरा डेनुडेशन, जैसे आपका इरोजन है ना, वेदरिंग, मास वेस्टिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब चीजें, ये किस में आता है, डेनुडेशन। डेनुडेशन का मतलब ही यही होता है कि भाई वो ऊपर लेयर हटी जा रही है, वो है। तो इसमें क्या होता है, वेदरिंग होगी, वेदरिंग ग्रेविटेशनल मॉलिक्यूलर स्ट्रेसेस की वजह से, मास मूवमेंट्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इरोजन, आपके काइनेटिक एनर्जी। अब ये पढ़ो, ये इंपॉर्टेंट है। अब मैं यहाँ पर नहीं भगाऊंगा बिल्कुल भी, यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करवाऊंगा, क्योंकि ये यूपीएससी के बहुत फेवरेट एरियाज हैं। ये क्रिटिकलिटी क्रिएट करती है इस तरह की चीजें, बिकॉज कंफ्यूजन यहाँ पर आपको ज्यादा हो सकता है। तो केमिकल वेदरिंग अगर प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं, एक होती है केमिकल वेदरिंग, बायोलॉजिकल वेदरिंग, तो इसमें फर्क क्या आता है, तो वो देखते हैं। हम यहाँ पर एक एक चीज को अच्छे से समझेंगे। तो ग्रुप ऑफ वेदरिंग प्रोसेसेस में से एक पार्ट है आपका, जैसे इसका ना, इसके अंदर काफी सारे होते हैं, जैसे सोल्यूशन, कार्बोनेशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये हेल्प करेगी किसी भी पत्थर को, चट्टान को, पहाड़ को गलाने में, डिकम्पोज करने में, डिसोल्व करने में। तो अब इसमें वाटर, एयर, ये क्या करती है, ये कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं। ये तो करेंगे ही सही, इनका तो मेजर रोल है ही सही। बायोटिक फैक्टर्स हैं, बायोटिक फैक्टर्स हैं, ये हेल्प करती हैं। जो केमिकल रिएक्शंस एक स्टोन के अंदर होगी इन द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन, उसको और ज्यादा अच्छे से करने में मदद करते हैं वाटर एंड एयर। अब यहाँ पर आता है सबसे पहले आपका सोल्यूशन। क्या आता है, सोल्यूशन। तो सोल्यूशन यहाँ पर सबसे पहले आता है हमारा, हम देखते हैं इसमें, जब व्हेन समथिंग इज डिसॉल्व्ड इन वाटर और एसिड्स, जो जो पानी है और एसिड है, विद डिसॉल्व्ड कंटेंट इज कॉल्ड सोल्यूशन। तो यहाँ पे दो मेजर फैक्टर है, वाटर और एसिड, ठीक है। तो ऑन कमिंग इन कांटेक्ट विद द वाटर, मेनी सॉलिड्स डिसइंटीग्रेट, ऑफ कोर्स। जैसे मान लीजिए बहुत सारा एसिड है या कोई किसी प्रकार का केमिकल उसके अंदर रिएक्शन है, वाटर के कांटेक्ट में आने के बाद ना, वो सॉलिड डिसइंटीग्रेट होने लगता है। सॉल्युबल रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स, जैसे कि नाइट्रेट, सल्फेट्स, पोटाशियम। तो ये बेसिकली वो सॉइल जो सॉल्युबल रॉक है उसका मिनरल में काम कर, मतलब बनाने वाले मिनरल्स हैं ये, है ना। ये होते हैं अफेक्ट आने वाली जो प्रोसेस है इसमें। सो दीज मिनरल्स आर इजीली लीच आउट विदाउट लिविंग एनी रेसिड्यू इन रेनी क्लाइमेट्स एंड एक्यूमुलेटेड इन आपका जो ड्राई रीजन्स होते हैं उसमें। दूसरा आपका होता है कार्बोनेशन। देखिए इसको बहुत इजी तरीके से समझते हैं, बता। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि देखिए, यहाँ पर ना कार्बोनेट और बायकार्बोनेट के रिएक्शंस होते हैं विद मिनरल्स के साथ। अब जिसमें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है वो एटमॉस्फेयर में है, राइट, और सोइल एंड सोइल है बेसिकली, जो मतलब देखिए, एक तो सोइल में कार्बन डाइऑक्साइड होता है और एटमॉस्फेयर में। ये क्या करेगा, सोइल एयर इज एब्जॉर्ब बाय द वाटर, वाटर उसको एब्जॉर्ब कर लेगा टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड, है ना, जो हम बात कर रहे थे ऊपर यहाँ पे। एंड दैट एक्ट्स एज अ वीक एसिड ऑन द वेरियस मिनरल्स, ठीक है। तो यही कार्बोनेशन है, सिंपल बेसिक, है ना। हाइड्रेशन कीवर्ड याद रखो बच्चे, जैसे इसमें वाटर एंड एसिड है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, ऐसे तो कार्बोनेशन से पता चल ही रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रेशन इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये केमिकल एडिशन होता है पानी का, है ना। तो इसको हाइड्रेशन बोलते हैं। इसमें मिनरल्स टेक अप वाटर एंड एक्सपेंड, दिस एक्सपेंशन कोज causes an increase in the volume of material itself और rock, ठीक है। अरे यार देखिए, पत्थर में क्रैक पड़ा, उसके अंदर आकर के पानी की ड्रॉपलेट्स होगी, एक्सपेंड हो जाएगी, राइट। रात में ओस होती है ना, ओस गिरती है, एक्सपेंड होती है। तो उससे क्या होता है कि रॉक के अंदर ना क्रैक जनरेट हो जाएंगे विद टाइम, जैसे जैसे ये होती रहेगी रोज, एक दिन की प्रोसेस नहीं है ये, राइट। यहाँ पर हम इसकी बात करते हैं। दूसरा हो गया, अब इसका इसके कारण एक्सफोलिएशन होता है, ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन होता है। तो याद रखना, हाइड्रेशन कोज है इसका एक्सफोलिएशन और ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन का। वो बोल देगा कार्बोनेशन है, नहीं नहीं सर मैम, हाइड्रेशन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन की और रिडक्शन की। तो इसका मतलब क्या है, देखिए समझिए फिर। जब वेदरिंग होती है तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है, देखिए वहां पर कार्बोनेशन का मतलब क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड ना। तो यहाँ पर क्या होगा, जब मिनरल्स का कॉम्बिनेशन ऑक्सीजन से मिलकर के होगा और वो ऑक्साइड बनाएगा, जैसे कि आपका हाइड्रोक्साइड बनाएगा, है ना। तो तब ये आपके ऑक्सीडेशन होता है। जैसे रेड सोइल अपीयर रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड। सिंपल है। हम बात करते हैं ना, आयरन ऑक्साइड होता है, फेरर ऑक्साइड होता है, तो इस तरीके से। तो ऑक्सीडेशन की वजह से होता है। तो ऑक्सीडेशन अकर्स वेयर देयर इज अ रेडी एक्सेस टू द एटमॉस्फेयर एंड वाटर, ठीक है। कॉमनली इन्वॉल्व होता है इसके अंदर, जैसे आयरन, मैंगनीज, सल्फर वगैरह सब चीजें। इसके अलावा तो कुछ और ज्यादा खास इंपॉर्टेंट है नहीं।
दूसरा आ जाओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रिटिकल, बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड वेदरिंग। तो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज और वेदरिंग को अगर हम बात करें तो मिनरल्स को जो खत्म करने वाली बात है, रिमूवल करने वाली बात है, वो इन्वायरमेंट और फिजिकल चेंजेस के थ्रू होती है। अब इसमें ना जैसे आपका एक हो जाएगा बोरोइंग, बोरोइंग एंड वेजिंग बाय ऑर्गेनिज्म। जैसे कि आपके अर्थवॉर्म्स हो गए, रोडेंट्स हो गए। बोरोइंग का मतलब होता है खुदाई करना कंटिन्यूसली, जैसे होता है ना मिट्टी में पड़े हुए हैं, तो यहाँ से अर्थवॉर्म क्या करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फार्मर्स फ्रेंड बोलते हैं ना, एनवायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि उस मिट्टी को खोदते रहते हैं, खोदते रहते हैं, खोदते रहते हैं। तो ये बायोलॉजिकल एक्टिविटी है। दूसरा आता है ह्यूमन बींग्स के द्वारा, जो हम वेजिटेशन को डिस्टर्ब कर देते हैं ना, पेड़ काट के, सॉइल कल्टीवेट करके, प्लफ करके, खुदाई करके, मतलब जो खेत जोतते हैं, उसके चलते क्या होता है कि इसमें पर्टिकुलर चेंजेस आते हैं। फिर डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल मैटर, ये भी हेल्प करता है, जैसे ह्यूमस बनता है, इससे कार्बनिक एंड अदर एसिड्स बनते हैं, ये इनहेंस करता है डीके को, और जिससे मिट्टी में सॉलिबिलिटी ऑफ एलिमेंट्स ज्यादा बढ़ जाती है ना। तो इस तरीके से, और इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है, एल्गे यूटिलाइज करता है मिनरल्स का, राइट। उसके अलावा प्लांट्स रूट्स एक्सर्ट करती है ट्रेमेंडस प्रेशर ऑन अर्थ मटेरियल, मैकेनिकली ब्रेकिंग देम अपार्ट, है ना। तो ये हो गया बायोलॉजिकल। अब आता है आपका फिजिकल वेदरिंग प्रोसेस। अब फिजिकल में क्या क्या आएंगे आपके, जैसे इसमें क्या क्या है, कौन कौन सी फोर्सेस लगेंगी, जैसे आपके ग्रेविटेशनल फोर्स, एक्सपेंशन फोर्स, राइट। और उसके अलावा हम बात करते हैं वाटर प्रेशर लगता है ना। तो इसमें जैसे सबसे पहले आता है अनलोडिंग एंड एक्सपेंशन। तो इसमें क्या होगा, इसमें सिंपल सी बात है, सबसे पहले आपका रिमूवल ऑफ ओवरलाइंग रॉक्स लॉर्ड बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूड इरोजन causes vertical pressure release with result that the upper layer of the rock is spread producing disintegration of the rock masses, है ना। तो इस तरीके से, अब ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि जब देखिए यहाँ पर एक ग्रेनुअल्स दिख रहे हैं आपको, ये जो ग्रेनुअल्स हैं ये किस तरीके से बने गए, तो रॉक्स कंपोज्ड ऑफ क्वार्ट्ज मिनरल्स ग्रेन्स कॉमनली फॉल अपार्ट ग्रेन बाय ग्रेन और अंडरगो ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन, ठीक है। ये धीरे धीरे होता है। अब नेक्स्ट आता है आपका एक्सफोलिएशन, जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होगा तो एक्सपेंशन होगा, उससे एक्सफोलिएशन होता है, ठीक है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, विद राइज इन टेम्परेचर हर मिनरल एक्सपेंड करेगा और पुश करेगा अगेंस्ट इट्स नेबर, जगह बनाना चाहिए ना उसको भाई, तो खिसक उधर, ऐसे कैसे ठीक है। दूसरा डायगोनल चेंजेस जो होते हैं टेम्परेचर में, है ना, इंटरनल मूवमेंट्स अमंग द मिनरल ग्रेन्स टेकिंग प्लेस रेगुलरली, तो इस तरीके से होता है। दिस सरफेस लेयर ऑफ रॉक्स टेंड टू एक्सपेंड मोर देन द रॉक एट डेप्थ एंड इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस, हाँ ठीक है, वही सब चीजें हैं। फिर नेक्स्ट आपका फिजिकल में आ जाएगा आपका ब्लॉक सेपरेशन। ये जो आपको दिख रहे हैं ब्लॉक्स की तरह, ऐसे बड़े बड़े ब्लॉक डिब्बे बना दिए, तो ऐसे बने। तो इसमें क्या होता है कि जो रॉक है बहुत सारे जॉइंट्स की तरह यहाँ पर स्प्रेड करते हैं माउंटेन लाइक प्रेशर और बाय द श्रिंकेज ड्यू टू कूलिंग ऑफ द पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो दिस टाइप ऑफ डिसइंटीग्रेशन इन रॉक्स कैन बी अचीव्ड बाय कंपैरेटिवली वीकर फोर्सेस। हाँ सिंपल है, तभी तो जो ज्यादा छोटे टुकड़े नहीं कर पाते वो, ये बड़े बड़े। नेक्स्ट आता है शैटरिंग, समझ रहे हो आप, शैटरिंग, शैटर कर देना किसी भी चीज को। तो यानी कि एक ह्यूज रोक होगा, ये जैसे ये टूटा हुआ है, यहाँ पे क्रैक, यहाँ पे क्रैक, यहाँ पे क्रैक। तो ये बहुत ही ज्यादा डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस से गुजरा है। हाईली एंगुलर पीसेस होते हैं विद शार्प कॉर्नर्स एंड एजेस टू द प्रोसेस ऑफ शैटरिंग। नेक्स्ट आता है आपका फ्रीजिंग, थॉर्निंग एंड फ्रॉस्ट वेजिंग, ठीक है। फ्रीजिंग, थॉर्निंग एंड फ्रॉस्ट वेजिंग, ये ड्यूरिंग द वार्म सीजन द वाटर पेनिट्रेट्स द पोर स्पेसेस ऑफ फ्रैक्चर्स इन रॉक्स। फिर कोल्ड सीजन में क्या होगा, वाटर फ्रीज करेगा इन टू आइस एंड उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा, तो फटेगा। ट्रिमेंडस प्रेशर हो रहा है, फ्रोस्ट वेदरिंग में भी ये होता है, ठीक है। ग्रो, क्योंकि वहां पर आइस की ग्रोथ बढ़ जाएगी, पोर्स हो जाएंगे, तो रॉक्स में क्रैक्स पड़ जाते हैं। फिर आता है आपका सॉल्ट वेदरिंग। सॉल्ट में मतलब क्या है, नमक। सॉल्ट इन रॉक्स एक्सपेंड ड्यू टू द थर्मल एक्शन, जैसे हाइड्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन, और इसमें भी सेम चीजें होती हैं, इसमें भी टूटती है चीजें। फिर आता है आपका मास वेदरिंग। ये मास वेदरिंग समझ रहे हो यहाँ पे कितनी बड़ी मात्रा में होता है यहाँ पे, ये देखिए। तो सिंस ग्रेविटी एक्सर्ट्स इट्स फोर्स ऑन ऑल मेटल्स, तो जैसे वेदरॉक हो गया, वेदरिंग हो गया, है ना, तो इन सब में चीजें, तो रॉक मूवमेंट्स, तो मास वेस्टिंग जब किसी चीज की होगी, जैसे लैंडस्लाइड हो गया, ऐसे हो गया, तो उससे भी चलते यहाँ पर आपका वेदरिंग होती है। इफेक्ट्स क्या होते हैं इसके, सिंपल है। इसके इफेक्ट्स से पेनिपिलिन बनते हैं, उसके अलावा इंसलबर्ग एंड रनवेयर, है ना। तो मतलब इसमें स्ट्रॉन्ग विंड्स इरोजन लीव्स बिहाइंड वेल बैक शेप्ड रॉक्स इन एरिड लैंडस्केप। ये जो आपको दिख रहा है ना, इसको इंसलबर्ग और रूअर बोलते हैं। आपने ऐसे स्टोन, सॉरी, आपने ऐसे पीसेस भी देखे होंगे कई बार, बहुत सारी पिक्चर्स में, नहीं भी हो सकता आपने आपने जा करके भी देखे हो, कहीं पे देखे हो आपको ऐसे बड़े बड़े मोल्ड, ठीक है। तो इस तरीके से वेदरिंग एंड इरोजन चीजें यहाँ पर करके होती है। अब सिग्निफिकेंस तो वो है, वेदरिंग फर्स्ट स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ द सोइल का, सोइल बनती है इससे, सोइल एनरिचमेंट का भी काम करती है, तो ये तो मेंस के लिए काम आएगा अपने। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और टेक्टोनिक्स के बारे में, ठीक है। जब तक स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ वेरी नाइस